जय हिंद दोस्तों। आप गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार दौरा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चला जा रहा है उसका दोस्तों आज हम लोग छठा दिन का देखने वाले हैं टेस्ट। तो छठा दिन दोस्तों आपको 27/1/2025 को यह टेस्ट हुआ है और इसमें दोस्तों टोटल 75 क्वेश्चन रहता है और हम लोग इसको पीपीटी के रूप में देखते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप सेट 6 से पहले नहीं देखे हैं तो सेट 5 तक हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो छठा दिन में सबसे पहले जैसे करेंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखेंगे, उसके बाद दोस्तों जो नोट से क्वेश्चन रहता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो हमेशा हम लोग ऐसे ही देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए दोस्तों जो 19वां हुआ है वो है रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है। रियो डी जेनेरियो में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि G20 की स्थापना कब की गई थी। तो G20 की स्थापना 1999 में किया गया था, 1999 में। और G20 दोस्तों जो 2023 का आयोजन हुआ था वह भारत में हुआ था। और भारत में कहाँ? तो भारत के दोस्तों नई दिल्ली, और नई दिल्ली में भारत मंडपम है, उसी में आयोजन किया गया था। और भारत में दोस्तों जो G20 2023 का आयोजन किया गया था, यहाँ पर दोस्तों G20 का नाम G21 हो गया था। G21 ऐसे हो गया था दोस्तों, जो अफ्रीकन यूनियन था वह शामिल हुआ था भारत में ही, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105वां है, 105वां, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ और इंडेक्स दिया गया है जिसमें आपको पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। फिर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पूछेगा तो भारत का स्थान दोस्तों 159वां है, याद रखिएगा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। फिर आपसे पूछेगा कि पर्यावरण सूचकांक, तब पर्यावरण सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान 176 है। फिर जलवायु सूचकांक पूछेगा तो जलवायु में दोस्तों 7 है। खुशहाली सूचकांक, तो खुशहाली सूचकांक में 126 से, याद रखिएगा। ये सभी दोस्तों इंडेक्स आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो सभी इंडेक्स को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है। तो देखिए दोस्तों उत्तरी कोरिया का से सटता है जो कि दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया के द्वारा दोस्तों शत्रु राष्ट्र के रूप में संविधान में संबोधित किया गया है, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया को। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया किस रेखा के द्वारा अलग होते हैं। तो देखिए दोस्तों उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है यह 38 डिग्री अक्षांश रेखा को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई। तो बेल्ट एंड रोड पहल दोस्तों चीन सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया। तो दोस्तों ब्राजील जो था, ब्राजील मना कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड पहल में दोस्तों शामिल नहीं होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों मॉरिशस को पहले इस पर ब्रिटेन का अधिकार था, तभी दोस्तों मॉरिशस को सौंपने की बात कही है ब्रिटेन, याद रखिएगा। और यह दोस्तों नेक्स्ट है कि चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है। तो दोस्तों हिंद महासागर में, याद रखिएगा। चागोस जो द्वीप समूह है दोस्तों हिंद महासागर में अवस्थित है। अब दोस्तों इस पर मॉरिशस का अधिकार होगा, पहले दोस्तों ब्रिटेन का अधिकार था लेकिन अब मॉरिशस का होगा। नेक्स्ट है कि पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों मलेशिया के द्वारा, याद रखिएगा, मलेशिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल उत्पादक देश कौन सा है। तो इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल उत्पादक राज्य कौन है। तो आंध्र प्रदेश। भारत में दोस्तों सबसे कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, जो कि पाल्म ऑयल में उत्पादक पूछा है भारत में, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया है। तो पेरिस समझौता से दोस्तों अर्जेंटीना हटने का विचार किया है। नेक्स्ट है कि COP21 का आयोजन कब किया गया है। तो दोस्तों पेरिस 2015 में COP21 का दोस्तों, और इससे पहले का जो वीडियो था दोस्तों उसमें हम लोग COP29, COP30 और COP21 और COP16, COP15 और सभी देखे हैं दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं इससे पहले के वीडियो तो उसको देख लीजिए दोस्तों, उसमें भी अच्छा खासा आपको कवर करवाया गया है। नेक्स्ट है कि पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है। तो दोस्तों याद रखना है ISA का, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट है कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। तो 76वें गणतंत्र दिवस दोस्तों जो कि हाल ही में 26 जनवरी को मनाया गया है, जो कि इंडोनेशिया के दोस्तों राष्ट्रपति थे जिनका नाम था प्रबोवो सुबियांतो, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में रहे, और यह दोस्तों इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट है कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह दोस्तों यूएनओ के द्वारा, याद रखिएगा, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया है। और यूएनओ की आपको स्थापना पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 के। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने, संगठन ने दोस्तों हस्ताक्षर किया है? टोटल दोस्तों 3 देश के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है और ब्रिटेन है। ये तीनों देश का नाम दोस्तों याद रखिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि में दोस्तों 3 देश हस्ताक्षर किया है, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर खर्च किया गया है दोस्तों? तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर याद रखना है 2.05 लाख याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो दोस्तों जनधन योजना होगा, जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था, जनधन योजना। नेक्स्ट है कि पर्वत चोटी महाबलेश्वर, त्रिमकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध दोस्तों किस पर्वत श्रेणी से है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट से है। पश्चिमी घाट में की ये सभी पर्वत चोटी है, महाबलेश्वर, त्रिमकेश्वर, ब्रह्मगिरी, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों टोटल 12 है। और याद रखिएगा दोस्तों भारत में कुल 106 नेशनल पार्क है, 106। और सबसे नवीनतम आपसे पूछेगा तो रायमोना नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि आपका असम में है। सबसे नवीनतम कौन हो जाएगा दोस्तों? तो रायमोना। और सबसे प्राचीनतम कहेगा दोस्तों तो रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि रामगंगा नेशनल पार्क सबसे पुराना और सबसे नया रायमोना नेशनल पार्क, जो कि 106वां क्रम का है। नेक्स्ट है कि आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय कार्यालय दोस्तों आरबीआई का कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि दोस्तों मीसा को कब निरस्त किया गया था? तो मीसा को दोस्तों 1971 में लाया गया था, लेकिन मीसा को जो निरस्त किया गया था 1977 में। नेक्स्ट है कि गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों गंगा की जो बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो घाघरा नदी हो जाएगा। और ये दोस्तों दाहिने ओर से कहता तो यमुना हो जाता, यमुना जो कि सबसे बड़ी नदी है। और ऐसे भी दोस्तों यमुना सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है, और लेकिन दाएं ओर से वो मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपसे बाईं ओर से पूछा है। नेक्स्ट है कि विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? तो वजी महाजनपद में दोस्तों, वजी महाजनपद की राजधानी वैशाली है, याद रखिएगा, वजी महाजनपद की वैशाली। टोटल महाजनपद की संख्या दोस्तों 16 है। दोस्तों यहाँ से भी याद रखना है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिनका नाम है अस्मक, और अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटना या पोटली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आर्द्र ज्वर भी कहा जाता है? तो दोस्तों टाइफाइड को आर्द्र ज्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई और पहली बार भारत रत्न से कितनी विभूतियों को नवाजा गया था? तो दोस्तों 1954 में देखिए भारत रत्न की शुरुआत किया गया था, और पहली बार दोस्तों 3 गो को नवाजा गया था, 3 गो को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए दोस्तों यहाँ राज्य का पूछा था, राज्य हो जाएगा सामूहिक रूप से विधानसभा के, क्योंकि दोस्तों मंत्रिपरिषद की बात करी है सामूहिक रूप से। वहीं दोस्तों लोकसभा होता है कौन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से? तो दोस्तों केंद्र के याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति होता है। और यहीं पर दोस्तों राज्य का मंत्री पूछता है व्यक्तिगत रूप से तो राज्यपाल का हो जाता है, राज्यपाल के अधीन हो जाता है। और वहीं दोस्तों केंद्र में पूछता है व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो दोस्तों मिराबियो और आबेसिए है ना दोस्तों, यहाँ तो टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे याद रखना है, मिराबियो हो जाएगा और आबेसिए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय संविधान के कौन से भाग 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त किया गया है? तो दोस्तों भाग 7 को दोस्तों निरस्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था? तो दोस्तों भारत में 1959 में शरण लिया था, 1959 में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक पूछा दोस्तों तो राष्ट्रपति हो जाता है, याद रखिएगा। यहीं पर वास्तविक पूछता तो वास्तविक में कौन होता है मंत्रिपरिषद का? तो प्रधानमंत्री हो जाता है, लेकिन संवैधानिक प्रधान पूछा है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा कहेगा दोस्तों तो हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कहेगा तो साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथ में
कुल 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही बात है। बाकी दोस्तों फिर पूछना कि कितने ऐसे महाजनपद हैं कि जो भारत से बाहर अवस्थित है। तो देखिए 2 ऐसे महाजनपद हैं जो कि भारत से अवस्थित है। ऐसे दोस्तों कुल 16 महाजनपद हैं, जिसमें 2 ऐसे हैं जो कि भारत से बाहर है। जिसे पहला एक है दोस्तों कम्बोज और दूसरा है कंधार। याद रखिएगा, कम्बोज और कंधार ऐसे महाजनपद हैं जो कि भारत से बाहर अवस्थित है। और दोस्तों अभी हम बताएं कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद ऐसे हैं जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित है, और उस महाजनपद का नाम है अस्मक, और उसकी राजधानी है दोस्तों पोतन या पोटली। चलिए नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय नदी में दोस्तों याद रखना है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो कि सबसे बड़ी नदी है, और गोदावरी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल पूछेगा तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। नेक्स्ट है कि अन्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट है कि आपातकालीन हार्मोन यानी कि दोस्तों इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से याद रखिएगा, एड्रिनल ग्रंथि से। और हार्मोन का नाम क्या है, तो एड्रोनेलिन याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 31 है कि भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया है। तो वर्ष दोस्तों 1991 में। नेक्स्ट है कि दोस्तों के क्षेत्रफल के आधार पर बिहार के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है। देखिए दोस्तों यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को लागू कर दिया है, तो दोस्तों बिहार का 13वां हो जाएगा। लेकिन दोस्तों केवल राज्य में कहता तो दोस्तों 12वां हो जाता, याद रखिएगा। केवल राज्य कहता तो 12वां, लेकिन राज्य केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो 13वां। यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंट अफेयर्स और जो बुक से संबंधित क्वेश्चन था उसको देख लिए। अब हम लोग नोट्स से देखने वाले हैं, जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जी के जो नोट्स दिया गया है। तो जिसमें 33 का क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था। तो देखिए दोस्तों स्वीकार तो किया था 22 जनवरी 1947 को, लेकिन इसको संविधान सभा के द्वारा दोस्तों पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को, तो उसी में दोस्तों पेश किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान को अंतिम रूपरेखा किसके द्वारा दी गई थी। तो अंतिम रूपरेखा दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों बसंत कृष्ण जी के द्वारा दोस्तों हिंदी का सुलेखन किया गया था, क्योंकि दोस्तों पहले जो संविधान लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में, लेकिन बाद में दोस्तों बसंत कृष्ण जी के द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो दोस्तों प्रांतों को विधानसभा के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। तो देखिए दोस्तों कुल तो आपको 389 थे, लेकिन दोस्तों विभाजन के जो बात कहेगा तो 299 हो जाएगा दोस्तों, 299 याद रखिएगा। यहाँ पर 389 जो कि कुल आ गया है, ऐसे याद रखना है 299 थे। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधित सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो एच.जे. हाइवर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके प्रतिनिधित्व करते थे। तो दोस्तों मुंबई के, याद रखिएगा, मुंबई के प्रतिनिधित्व किए थे, क्योंकि दोस्तों विभाजन के बाद पूछ रहा है और विभाजन से पहले कहा जाएगा तो बंगाल के हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो दोस्तों अगस्त 1947 में, याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया है। तो दोस्तों हैदराबाद के देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो दोस्तों 389। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने पर विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत किया गया था दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और दोस्तों स्वराज विधेयक के माध्यम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो फ्रैंक फ्रेजर। नेक्स्ट है कि ऑफसेट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑफसेट शक्ति का है दोस्तों तो कनाडा से, याद रखिएगा, कनाडा से। नेक्स्ट है दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में भारत को संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही है।
तो देखिए दोस्तों, ये आपसे पूछा क्या रहा है, देखिए 19 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक टोटल समय पूछ रहा है। तो दोस्तों 3 वर्ष 1 माह 16 दिन हो जाएगा, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। यहीं पर कहा था दोस्तों कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन वो आपको बताना है। 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन लगा है बताइए, वो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा है। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कि कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखा गया था। तो दोस्तों फैजपुर के अधिवेशन में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे संविधान सभा के द्वारा इस संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार दोस्तों बी.एन. राव को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भागों को आर्थिक न्याय का संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखिए दोस्तों यहाँ मौलिक कर्तव्य में सीधा सीधे याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के न्याय की दोस्तों, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या 3 प्रकार के न्याय है दोस्तों। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। फिर दोस्तों समानता का, समानता 2 प्रकार के, कौन कौन सा है दोस्तों, तो अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था। तो जुलाई 1946 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि यह समिति में सदस्य में 51 बी.एल. मित्र के जगह पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए प्रारूप समिति में ध्यान रखना है, प्रारूप समिति में बी.एल. मित्र की जगह पर कौन आए थे। तो दोस्तों एन माधवन आए थे, एन माधवन, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों बी.एल. मित्र। इनकी मृत्यु होने के बाद दोस्तों एन माधवन आए थे। यही क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। देखिए सही मिलान, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर सीधे लिख दिए हैं कि द्वैत शासन नीति दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था, और सहायक संधि का नीति लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लाया गया है, और व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया है। याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सहायक संधि के दोस्तों, सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहले कौन था, तो हैदराबाद के निजाम था। व्यक्तिगत सिद्धांत का नीति को दोस्तों सबसे पहले अपनाने वाला कौन था, तो सतारा था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बेंसीटाट था, बेंसीटाट। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी के साथ साथ निजामत सूबेदारी भी प्राप्त किया था। तो दोस्तों मीर कासिम के साथ, मीर कासिम से। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि द्वैत शासन की आलोचना करते हुए ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दिया था। तो के.एम. पनिकर हो जाएंगे, एम. पनिकर दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो डुप्ले को प्राप्त है, डुप्ले को। नेक्स्ट है कि डलहौजी ने भारतीय राजहरप नीति के तहत कितने श्रेणी में विभाजित किया था, तो 3 श्रेणी में दोस्तों। याद रखिएगा 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर और हस्तक्षेप का नीति का उल्लंघन किया था, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को लड़कर दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को लड़कर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1790 से 92 तक, 1790 से 92 तक। याद रखिएगा। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है, तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया था। और दोस्तों अंत कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, अंत कहेगा दोस्तों तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है, तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स से है, वारेन हेस्टिंग्स से रिंग ऑफ फेंस नीति के अपनाने वाला था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाया था, तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का दोस्तों चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, या दोस्तों 1793 में। नेक्स्ट है कि वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है। तो दोस्तों की रैयतवारी व्यवस्था जो था दोस्तों, रैयतवारी व्यवस्था में किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1792 में रैयतवारी व्यवस्था को 12 महल जिले से पहली बार किसने लागू किया था, तो अलेक्जेंडर रीड। और पूर्ण रूप से दोस्तों 1799 में लागू हुआ था सभी जगह। याद रखिएगा। लेकिन 1792 में पहली बार
बारामहल जिला में लागू हुआ था और यह लागू करने वाला अलेक्जेंडर रीड था। नेक्स्ट पाते हैं कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो दोस्तों मालवा का पठार, मालवा का पठार है। नेक्स्ट है कि पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्र में संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर साथ साथ लिख कर लेकर आ गए हैं। देखिए सर सिडनी बुराड़ के द्वारा दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया था नदी के प्रादेशिक विभाजन दोस्तों नदी के मानकर। देखिए सिंधु तथा सतलज नदी के बीच के दोस्तों पंजाब हिमालय कहा गया था, और कुमाई हिमालय जो है दोस्तों सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाई हिमालय, फिर काली और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय कहा गया था, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में दोस्तों असम हिमालय कहा गया था, याद रखिएगा। और यह विभाजन सर सिडनी बुराड़ के द्वारा किया गया है, सर सिडनी बुराड़ के द्वारा। नेक्स्ट है कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप के तथा दूसरे पदार्थ का हिमोट के रूप में जमाव को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों करीवा कहते हैं, करीवा याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द को किसको निरूपित करता है? तब बुग्याल शब्द दोस्तों घास के मैदान को, जो कि उत्तराखंड में जो घास का मैदान होता है दोस्तों, उसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है, बुग्याल या प्यार। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का पूर्वी पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो देखिए दोस्तों पटकाई हो जाएगा, सबसे पटकाई भू पहाड़ी को अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी दोस्तों मणिपुर में ही है, और मिजो पहाड़ी दोस्तों मिजोरम में है। तो आपका दोस्तों उत्तर से आपका दक्षिण की क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मेलोसीस बेसिन कहा जाता है? तो दोस्तों मिजोरम के, उत्तर पूर्व का दोस्तों जो मिजोरम राज्य है उसको मेलेसीस बेसिन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल कौन सा है दोस्तों? तो अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा, फिर नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, और दोस्तों फिर कार्डेमम की पहाड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा। यह तीनों पहाड़ी दोस्तों पश्चिमी घाट का, यानी कि 1 2 4। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ी आपस में मिलता है? अच्छा किन पहाड़ी में दोस्तों? तो नीलगिरी पहाड़ी में। देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी में आकर मिलता है, और नीलगिरी के दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा, डोडा बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों गुजरात के काठियावाड़ तट सही है, महाराष्ट्र के कोंकण तट, कर्नाटक का दोस्तों मालाबार तट भी कहते हैं, ये भी सही है। देखिए कर्नाटक से केरल तक जो तट है दोस्तों उसको मालाबार तट कहा जाता है। फिर केरल के कोरोमंडल तट, नहीं दोस्तों कोरोमंडल जो तट है ये आपका तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? तो 15 को दोस्तों 15। और सबसे नवीनतम पूछेगा तो गरबा जो कि गुजरात का है, गरबा जो कि दोस्तों गुजरात का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में दोस्तों, 2017 में कुंभ मेला को यूनेस्को में अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों डे 6 का जो था सभी क्वेश्चन 75 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।